मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अच्छी दुनिया न्यूज पोर्टल पे। आज हमारे साथ विशेष मुलाकात में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार आज हर क्षेत्र में एक तरह से असफल मानी जा रही है, खास करके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शिक्षकों को रख रही है और उन पर एक प्रकार से अत्याचार कर रही है, इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद है नागपुर महाराष्ट्र के आमदार श्री नागोजी गाणार शिक्षक, जो इस विषय पर आपसे मुखातिब होंगे और इन समस्याओं के समाधान के लिए उनकी क्या रणनीति है, वे सरकार पर किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं और सरकार से शिक्षकों के लिए किस तरह की सहूलियतों और उन्हें परमानेंट जॉब के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। नागोजी गाणार सर, आपका स्वागत है हमारी अच्छी दुनिया पे। नमस्कार सर, ये बताइए कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पे शिक्षकों के ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक तरह से कहा जाए कि अत्याचार ही किया जा रहा है, या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखने के बाद भी कुछ समय के बाद में उन्हें परमानेंट जॉब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आपकी सरकार के ऊपर क्या दबाव है और आपकी क्या रणनीतियां हैं? 2000 से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शिक्षा क्षेत्र में लाने का गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। सबसे पहला प्रयास किया गया अक्टूबर 2000 में शिक्षकों के पद पर शिक्षण सेवक मानधन पर नियुक्ति करना और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को शिक्षा क्षेत्र में लाना, जो विद्यार्थी नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ है। जहाँ पर अच्छा नागरिक बनता है उस शिक्षा क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लाना ये बहुत बड़ा गलत कदम है और समाज को विनाश के तरफ लेकर जाने वाला ये कदम है। इसका विरोध हम करते आए। आज जो परिस्थिति है इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक शासन निर्णय निर्गमित किया गया 11 दिसंबर 2020 को। इस निर्णय ने एक अलग व्यवस्था शिक्षा क्षेत्र में लाने का शासन ने तय किया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद है उसको वेबगत कर दिया। कानूनी तौर पे जो पद है उनको, पोस्ट है उनको वेबगत कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5,000 रुपये, 7,500 रुपये महीने के मानधन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखने का एक निर्णय शासन ने लिया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2020 का शासन निर्णय। हमारा कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में प्यून या अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको कायम रखना ये जरूरी है, आवश्यक है शिक्षा क्षेत्र के लिए। और इसलिए 11 दिसंबर 2020 का शासन निर्णय रद्द करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने सभी जिलों में उस आदेश की होली की, सरकार का निषेध किया और उसके पीछे हम सातत्य से आंदोलन को गंभीर रूप से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तीव्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं और शासन को बाध्य करेंगे कि 11 दिसंबर 2020 का शासन निर्णय वो रद्द करें। सर, डीसीपीसी, डीसीपीएस और एनसीपीएस में फंसे हुए जो कर्मचारी हैं उन्हें आप कैसे न्याय दिलाएंगे? सही देखा जाए तो डीसीपीएस की जो स्कीम आई 29 नवंबर 2010 के शासन निर्णय द्वारा, वह स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो जो शासन निर्णय 29 नवंबर 2010 का वो असंवैधानिक है, वो रद्द करना चाहिए। जिस शासन निर्णय ने महाराष्ट्र के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को डीसीपीएस योजना लागू की, उसके तहत लाया। हमारे जो सर्विस कंडीशन रूल्स हैं, एमईपीएस रूल्स 1981, उस रूल में रूल नंबर 19 और रूल नंबर 20 आज भी कायम है और रूल नंबर 19 के हिसाब से हमें पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए जो हमें मिलनी चाहिए, मिलती है। और 2020 से
रूल नंबर 20 के द्वारा हमको भविष्य निर्वाह निधि का लाभ मिलता है। कानून में बदल न करते हुए, परिवर्तन न करते हुए एक शासन निर्णय निकालकर शासन ने हम पर DCPS ला दी है और उस DCPS योजना को ये शासन चला नहीं पाई। जिनके पैसे लिए गए उनका कोई हिसाब नहीं है, आज भी हिसाब नहीं है। अध्यापकों से, कर्मचारियों से जो इंस्टॉलमेंट DCPS की ली गई उसका हिसाब गवर्नमेंट दे नहीं सकती, इसलिए इसमें बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला हुआ है, ऐसा हमारा कहना है। दूसरी तरफ इस DCPS को केंद्र सरकार के NPS में मर्ज करने का निर्णय ले लिया है, जबकि हमें ये दोनों लागू नहीं होती। एज पर रूल MEPS 1981 के हिसाब से हमें पुरानी पेंशन योजना और GPF की योजना लागू है, उसी को लागू करना चाहिए और DCPS या NPS इसको रद्द घोषित करके जो पैसा गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती हमारा लिया है DCPS के नाम से, वो हमें विथ इंटरेस्ट वापस करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। सर, कई बार सरकारें अपने शिक्षकों के ऊपर में कई ऐसे मुद्दे, शिक्षकों की हड़ताल के ऊपर में कई ऐसे आश्वासन भी देती है कि हम उन्हें अच्छा अनुदान दे रहे हैं, साथ में हम उन्हें परमानेंट करने के लिए भी कई ऑफर्स दे रहे हैं। तो ऐसे विषय में अभी योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह कहा है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाएगी, लेकिन उन्हें 5 साल तक निविदा के ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना होगा। सरकार के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? शिक्षा क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लाना सबसे गलत काम है। जहाँ इंसान बनाने का कोशिश की जाती है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश के कहा जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखें, ये तो संकल्पना ही गलत है। और जो लोग इस संकल्पना को रखते हैं उनको भी अध्यापकों ने ही पढ़ाया है, उनको भी अध्यापकों ने ही इस स्थान पे लाया है। जो हमको बड़े स्थान पे पहुंचाते हैं उनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का सोचना ये सबसे गलत कदम है। ऐसा सोचना भी उन्होंने नहीं रखना चाहिए, उन्होंने अपनी सोच बदलनी चाहिए। सर, इस वक्त जो पूरे देश में कोरोना और लॉकडाउन की जो समस्या से बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, साथ में कई स्कूल बंद है जहां हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है और सरकार ने पढ़ाई को जो कि डिजिटल करने के पूरे फेवर में है, तो ऐसे में आप शिक्षा के स्वरूप को कैसे देखते हैं आगे? कोरोना के संकट के समय में यदि डिजिटल एजुकेशन दिया जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाता है, तो उसकी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। परिस्थिति को देखकर यदि व्यवस्था नहीं करेंगे तो विद्यार्थियों का नुकसान होना तय है। जिनके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल, जिनको उसको चलाने की जो आवश्यकता है भौतिक, वो नहीं है, तो शासन ने अपनी तरफ से उपलब्ध करा देना चाहिए और बाद में भी उस व्यवस्था को चलाना चाहिए। व्यवस्था लाई, लेकिन व्यवस्था सफल बनाने के लिए व्यवस्था नहीं की गई, तो वो ये जो ऑनलाइन टीचिंग का विषय है उससे सफलता नहीं मिल सकती, वो विषय हो नहीं सकता अच्छी ढंग से। कई शिक्षकों का यह मानना भी है कि उन्हें पुरानी पेंशन लेने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में आप सरकार पर किस तरह का दबाव बनाएंगे या सरकार से ऐसी कौन सी गुजारिश करेंगे कि वो कुछ ऐसा कानून लाए कि आने वाले भविष्य में उन्हें या आने वाले समय के अनुसार उन्हें बिना किसी झिझक के या बिना किसी तकलीफ के पेंशन उन्हें मिले, क्योंकि पेंशन उनका एक बहुत बड़ा सहारा होता है। पेंशन के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पेंशन एक कर्मचारियों ने अपनी सेवा काल में प्राप्त की गई प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, एज पर रूल हमारी प्रॉपर्टी। उस रूल को आज भी कायम रखते हुए उनको पेंशन योजना से वंचित किया गया, ये तो सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जिस कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाकर अपना पदभार संभालते हैं, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जब कोई निर्णय लेते हैं तो उनको उस पोस्ट पे बैठने का नैतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं रहता। इसलिए अध्यापकों को, कर्मचारियों को रूल नंबर 19 और रूल नंबर 20 के हिसाब से
पुरानी पेंशन योजना देनी ही चाहिए, वो अच्छी ढंग से मिले, आसान ढंग से मिले। इसलिए जो सुधारना करने की ज़रूरत है वो सुधार रूल में, अमल बजावनी में करनी चाहिए। सर, अगर आपसे पूछा जाए कि आज की शिक्षा प्रणाली के ऊपर में कई सवालिया निशान भी लगते हैं, जैसा कि स्कूलों में पढ़ाई ढंग से ना होना, बच्चों को सही शिक्षा न मिलना, ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे एजुकेशन कुछ भी नहीं है, या यूँ कहें कि बिल्कुल स्कूल भी नहीं है आज के तारीख में, पूरे देश के ये छुपी हुई बात नहीं है। ऐसे में आप शिक्षा प्रणाली को कैसे देखते हैं? ये तो गवर्नमेंट की असफलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि हर विद्यार्थी की शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने करनी ही चाहिए। वो कर नहीं पाते और अपने अपयश का, अपने फेलर का वो दोष किसी पर लादना चाहते, थोपना चाहते हैं। ये गलत बात है। गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी करे, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, गवर्नमेंट ठीक ढंग से पॉलिसी तय करे। पॉलिसी जिनको तय करना नहीं है, कुछ तो भी है उसको चलाना है, तो ऐसी दुरावस्था होने वाली है। सरकार जानबूझकर शिक्षा क्षेत्र को बर्बाद करना चाहती है और गवर्नमेंट तिजोरी से जो पैसा शिक्षा क्षेत्र के लिए मिलता है वो ना मिले, ताकि अन्य जगह पर उनको खर्चा करने के लिए पैसा उपलब्ध हो। इस दृष्टि से वो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जो स्कूल मांगेगा उसको स्कूल दे रहे हैं, वो स्कूल कैसा चलाएगा, उसकी स्कूल चलने की क्षमता क्या है, इसके बारे में भी गवर्नमेंट नहीं सोचती। यानी आदमी का जीवन इन प्राइवेट लोगों के हैंड में सौंपना ये तो बहुत ही गलत काम है। वो मनुष्य के बर्बादी का काम है। शिक्षा का व्यापारीकरण करना ये तो इंसानियत को समाप्त करने की बात है। उसमें इंसानियत कैसी रहेगी? करोड़ों रुपये देकर यदि कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद वो सेवा भाव से काम नहीं कर पाएगा। जो उसने खर्चा किया उसको वापस निकालने के ढंग से वो बिजनेस की दृष्टि से काम करेगा, जिससे समाज को ठीक जो वैद्यकीय सेवा है वो नहीं मिल पाएगी। सर, आदिवासी प्रगति की अगर बात करें तो आपकी क्या रूपरेखा है और आपकी आगे की भविष्य की क्या योजनाएं हैं उनके लिए? आदिवासियों को अच्छी जीवन जीने के लिए जो कुछ आवश्यक है जीने के लिए, वो उनको उपलब्ध करा देना चाहिए। उनको सही ढंग से एजुकेशन देना चाहिए, उनको काम देना चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो तरतूद की है उसके अनुसार बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है आदिवासी विकास विभाग को, लेकिन उस पैसे को लूटा जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है। गरीब के लिए उस पैसे का लाभ नहीं मिलता। आदिवासी क्षेत्र की स्कूलों को ठीक ढंग से चलाया नहीं जाता। उनको यदि ठीक ढंग से चलाया जाए, उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको रोजगार दिया जाए पालकों को, तो आदिवासी विभाग में वहाँ के नागरिकों का अच्छा विकास हो सकता है। लेकिन ये करने की इच्छा गवर्नमेंट में होनी चाहिए, जबकि वो इच्छा गवर्नमेंट में नहीं दिखती और जो पैसा मिलता है उस पर करप्शन करके लूटने की नीति गवर्नमेंट अधिकारी और प्रशासन के लोगों की है, जिसको हमें बदलना पड़ेगा। मित्रों, आज हमारे बीच थे महाराष्ट्र नागपुर के माननीय आमदार, शिक्षक आमदार नागोजी गाणार, जिन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में, खास करके शिक्षकों के ऊपर हो रहे अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, शिक्षा प्रणाली के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। ऐसे में सरकार को यह सचेत हो जाना चाहिए कि आगे आने वाले भविष्य में जो भविष्य बच्चे देश का भविष्य है, उनके भविष्य को बनाने के लिए शिक्षकों को पूरी तरह से सुख सुविधाएं दें, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर न रखते हुए परमानेंट बेस दें और उनकी पेंशन से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करें। हम शिक्षक आमदार जी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अच्छी दुनिया के साथ चर्चा करके इस विषय को सरकार के सामने लाया और आप लोगों के सामने लाया। शुक्रिया गणा जी, धन्यवाद।